बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। फार्मेसी टेक्नीशियन फ़र्स्ट ईयर का पेपर 2 जो है कल एनटीएस की तरफ से पोस्टपोन कर दिया गया था, कैंसिल कर दिया गया था। और जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही थी कि जिस वजह से पेपर पोस्टपोन किया गया है या कैंसिल किया गया है वो ये था कि पेपर 2 जो है वो कहीं किसी सेंटर से जो है वो लीक हो गया था। तो कल से जो है वो पेपर कैंसिल होने के बाद या शायद पहले जो है इस तरह के डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर जो है वो पेपर जो है वो सर्कुलेट कर रहा था। और कल जो है वो मेरे पास भी ये पेपर पहुंचा, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से जो है, क्योंकि अब तो पेपर कैंसिल हो गया है, तो मैं आपसे इस पेपर के क्वेश्चन को डिस्कस करूं, इनके राइट आंसर जो मैं आपको बताऊं, ताकि अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आपके नेक्स्ट आने वाले पेपर के अंदर जो है वो आता है तो आप उसको आसानी से जो है वो सॉल्व कर सकें। तो ये जो है वो पेज 1 है यहाँ पे जो डिस्प्ले हो रहा है। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है हमारा, सोडियम लाराइल सल्फेट इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो 4 जो है वो नीचे डिफरेंट जो है वो इंग्रेडिएंट्स एक्सिपिएंट्स जो है वो बताए गए हैं। तो उसमें जो पूछ रहा है कि सोडियम लाराइल सल्फेट जो है वो उस किस वाले इंग्रेडिएंट या एक्सिपिएंट की एग्जांपल है। तो सोडियम लाराइल सल्फेट जो है वो मोस्टली सर्फ्स के अंदर जो है वो सोप्स के अंदर वाटर और ऑयल के दरमियान जो इंटरफेशियल टेंशन या सरफेस टेंशन है उसको रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। तो सोडियम लाराइल सल्फेट जो है वो सरफेक्टेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है, और सरफेक्टेंट को जो है वो सरफेस एक्टिव एजेंट्स भी कहते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। जो दूसरा क्वेश्चन है वो फार्माकोग्नोसी का जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें जो चैप्टर नंबर 10 है वहाँ से जो है वो ये पिक किया गया है, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ग्लाइकोसाइड। 4 ड्रग्स के बारे में, क्रूड ड्रग्स के बारे में पूछा गया है कि इनमें से कौन सी ऐसी ड्रग है जो जिसमें जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो केमिकली ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। तो ग्लाइसराइजा जो हमारी जो ड्रग है, क्रूड ड्रग है, जिसको मुलट्ठी भी कहा जाता है, ये जो है इसमें जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। अच्छा, तीसरा जो क्वेश्चन है वो बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, और उसमें थोड़ा सा जो फार्मेसी टेक्नीशियन के स्टूडेंट्स हैं उनको जो है वो कंसेप्चुअली पूछा जा रहा है कि अगर इफ़ अ डॉक्टर लाइक्स टू सजेस्ट हिज पेशेंट टू टेक 500 मिलीग्राम टैबलेट ऑफ पैरासीटामोल एवरी 6 आवर। तो अगर वो ये कह रहा है कि अगर डॉक्टर अपने किसी पेशेंट को 500 मिलीग्राम पैरासीटामोल की टैबलेट जो है वो सजेस्ट करना चाह रहा है, वो ये कह रहा है कि वो पेशेंट हर 6 घंटे के बाद खाए, तो वो जो है वो प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर इस तरह राइट करता है, या तो वो लिखता है पेशेंट के लिए कि टेक 1 टैबलेट बाय माउथ एवरी 6 आवर, वो इस तरह लिखता है, या फिर वो एब्रीविएशन लिखता है जो कि लिखी जाती है मोस्टली 1 टैबलेट POQ6H। तो ये जो है हर वो डोजेज फॉर्म जो ओरली मींस के बाय माउथ जो है वो इनटेक की जाती है या एडमिनिस्टर करवाई जाती है, उसके लिए जो एब्रीविएशन यूज़ की जाती है PO जो है वो यूज़ की जाती है। तो जैसे आपने अक्सर जो है वो पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा कि जैसे मुख्तलिफ इंजेक्टेबल्स होते हैं, जैसे इंट्रा IV इंजेक्शन जो हैं जो कि इंट्रावीनस जो है वो एडमिनिस्टर किए जाते हैं। इसी तरह IM इंजेक्शन जो कि लिखा जाता है IM इंट्रामस्कुलर, ऐसे इंजेक्शन जो इंट्रा मसल्स के अंदर जो है वो इंजेक्ट किए जाते हैं। तो इसी तरह जैसे मैंने पहले बताया कि हर वो डोजेज फॉर्म, चाहे वो टैबलेट है चाहे वो सिरप है, जो ओरली इनटेक की जाती है या ओरल एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है, उसके लिए PO जो है वो एब्रीविएशन लिखी जाती है। तो Q6H जो है उसका मतलब है कि हर 6 घंटे के बाद, आफ्टर एवरी 6 आवर्स जो है ये जो है वो टैबलेट एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है। तो एब्रीविएशन पे प्रेस्क्रिप्शन पे अक्सर जो है वो एब्रीविएशंस लिखी जाती हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ फार्मासिस्ट और फार्मेसी टेक्नीशियन ही उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अगर लिखा हो लेट्स से किसी भी तरह किसी भी प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर 1 टैबलेट POQ6H, तो इट मीन्स
कि हमने वो टैबलेट जो लिखी गई है वो हर 6 घंटे के बाद पेशेंट ने ओरली इंटेक करनी है या बाय माउथ इंटेक करनी है। तो वो ये कह रहा है कि अगर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर एब्रीवेशन में वो लिखता है कि 1 टैबलेट POQ6H, तो या वो ये लिखता है कि टेक 1 टैबलेट बाय माउथ एवरी 6 आवर, तो वो प्रिस्क्रिप्शन का कौन सा वाला पार्ट है? तो ये एक्चुअली ये वाली जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो पेशेंट के लिए दी जा रही हैं कि पेशेंट हर 6 घंटे के बाद 1 टैबलेट पैरासीटामोल की जो है वो इनटेक करेगा। तो जो ऑप्शन डी है सिग्नेचरा, जो कि हम कह सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन टू पेशेंट होता है सिग्नेचरा, ये जो है ऑप्शन डी करेक्ट है। बाकी ऑप्शन ए जो है वो सुपरस्क्रिप्शन, जो कि RX सिंबल होता है, इंस्क्रिप्शन ऐसा पार्ट ऑफ द प्रेस्क्रिप्शन जिसमें ड्रग या मेडिसिन की नेम और उसकी स्ट्रेंथ और उसकी क्वांटिटी ये मेंशन की जाती हैं। और इसी तरह सब्सक्रिप्शन जो है वो इंस्ट्रक्शन टू फार्मासिस्ट होते हैं कि वो स्पेसिफिकली अगर कोई स्पेसिफिक डोजेज फॉर्म जो है या किसी स्पेसिफिक हम कह सकते हैं कि कलर या फ्लेवर के अंदर डिस्पेंस करनी हो तो वो जो है वो सब्सक्रिप्शन में लिखी जाती हैं। और सिग्नेचरा जो है वो इंस्ट्रक्शन टू पेशेंट जो है वो मेंशन की जाती हैं। तो ये ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में बताया जा रहा है कि या पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर हाई मोलिकुलर वेट सॉलिड सब्सटेंसेज विच व्हेन एडेड टू वाटर प्रोड्यूस हाई विस्कस सॉल्यूशन, सस्पेंशंस और जेल्स। वो ये पूछ रहा है कि जो नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से वो कौन सा केमिकल सब्सटेंस है या सॉलिड केमिकल सब्सटेंस है जिसको हम वाटर में जब डालते हैं, ऐड करते हैं, तो वो बहुत ही गाढ़े विस्कस जो है वो सॉल्यूशंस बनाता है या सस्पेंशंस बनाता है या जेल्स जो है वो फॉर्म करता है। तो इनमें जो ऑप्शन नंबर सी है जो कि लिखा हुआ है CMC सोडियम, CMC स्टैंड्स फॉर कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज सोडियम। ये सेलुलोज के डेरिवेटिव्स हैं, जो मुख्तलिफ डेरिवेटिव्स हैं, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, इसी तरह और भी कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज जो हैं वो, इसके अलावा भी बहुत सारे डेरिवेटिव्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं टू इंक्रीज़ द विस्कोसिटी ऑफ द सिरप्स, to increase the viscosity of the suspensions, to increase the viscosity of the emulsions, और इसी तरह जेल्स वगैरह और मैग्मास को प्रिपेयर करने के लिए ये वाले जो है वो इंग्रेडिएंट या एक्सीपिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सब्सटेंसेस दैट फॉर्म स्टेबल वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस विद मेटल्स एंड इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ द ड्रग। तो ये इसमें पूछ रहा है कि इनमें से 4 जो ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा वाला एक्सीपिएंट या कौन सा वाला स्टेबलाइज़र जो है जो पानी के अंदर मौजूद, वाटर के अंदर मौजूद या सॉल्वेंट के अंदर मौजूद जो मेटल्स हैं उनके साथ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस बनाता है और हमारी ड्रग जो है उसकी स्टेबिलिटी को इन्हांस करता है। अदरवाइज़ अगर हम ये इंग्रेडिएंट जो कि करेक्ट ऑप्शन जो है इसका चिलेटिंग एजेंट है, ये अगर हम नहीं डालेंगे तो वो मेटल जो वाटर के अंदर मौजूद हैं वो ड्रग के साथ इंट्रैक्शन करते हैं और हमारी ड्रग की स्टेबिलिटी को रिड्यूस कर देते हैं या कम कर देते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं कि वाटर में अगर मेटल्स हैं या हैवी मेटल्स हैं तो उस वाटर के अंदर हम चिलेटिंग एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने एग्जांपल इसकी बुक के अंदर मौजूद है, इथाइलिन डाइमीन टेट्राएसिटिक एसिड जो EDTA जो है वो यूज़ किया जाता है एज ए चिलेटिंग एजेंट के तौर पे, जो वाटर में मौजूद मेटल्स जो हैं उनकी जो है उनके साथ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस बनाता है और हमारी ड्रग जो है उसकी स्टेबिलिटी को जो है वो इन्हांस कर देता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 जो है सोडियम एसीटेट इज़ ऑफन यूज्ड एज बफरिंग एजेंट इन मैनी सिरप्स। तो वो कह रहा है कि सोडियम एसीटेट जो है वो बहुत सारे सिरप्स के अंदर जो है वो एज ए बफरिंग एजेंट के तौर पे जो है वो यूज़ किया जाता है। व्हाट इज़ इट्स रोल?
वो खुद ही बता रहा है कि सोडियम एसीटेट जो है वो एज ए बफरिंग एजेंट के तौर पे या बफर के तौर पे यूज़ किया जा रहा है। तो बफर क्या होते हैं, ये आपने अपनी फार्मास्यूटिक्स की बुक में पढ़ा है कि बफर्स जो हैं ऐसे सब्सटेंसेस हैं या मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस होते हैं जो पीएच की चेंज को रेजिस्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है, जिसमें थोड़ा सा जो मिस्टेक कह लें या टाइपिंग एरर कह लें, रेजिस्ट चेंज इन पीएच होना चाहिए था, और इसका करेक्ट आंसर भी जो है वो हमारा ऑप्शन डी ही बनता है। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रांसडर्मल डोजेज फॉर्म। जो नीचे 4 डोजेज फॉर्म बताई गई हैं, लिखी हुई हैं ऑप्शंस के अंदर, वो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी वाली जो है वो ट्रांसडर्मल डोजेज फॉर्म है। तो ट्रांसडर्मल डोजेज फॉर्म का मतलब ये होता है कि ऐसी डोजेज फॉर्म जो स्किन पे अप्लाई की जाती है और स्किन की डिफरेंट लेयर्स से पेनिट्रेट करते हुए वो लोकल या सिस्टेमिक इफेक्ट शो करती है। तो ट्रांसडर्मल डोजेज फॉर्म, या जिसको हम टॉपिकल डोजेज फॉर्म भी कहते हैं, वो जो ऑप्शंस आ रहे हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ लिनेमेंट ही ऐसी डोजेज फॉर्म है जो स्किन के ऊपर अप्लाई की जाती है और विद रबिंग अप्लाई की जाती है, और स्किन पे अप्लाई करने के बाद ये जो है वो पेनिट्रेट करती है और स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होती है। तो ऑप्शन नंबर ए लिनेमेंट जो है वो टॉपिकल डोजेज फॉर्म भी हम इसको कह सकते हैं, या इसको हम ट्रांसडर्मल डोजेज फॉर्म भी कहते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ एलिक्सर। तो एलिक्सर की डेफिनेशन ये है कि दीज आर द हाइड्रोअल्कोहलिक सॉल्यूशंस। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, जिसमें अल्कोहल और वाटर जो है वो एज ए मेन इंग्रेडिएंट के तौर पे यूज़ किए जाते हैं। बाकी जो है वो जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो एज सच करेक्ट नहीं है। बहुत ही इजी सा जो है वो ये क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर सिरप आर कंसिडर्ड एज सेल्फ प्रिजर्व। तो ये पूछ रहा है कि इनमें से जो नीचे मुख्तलिफ प्रोपोर्शंस दिए गए हैं शुगर के, तो उसमें से कौन सा वाला जो है वो सिरप जो है सेल्फ प्रिजर्व्ड होता है शुगर का। तो 66.7% वेट इन वेट बाय ब्रिटिश फार्माकोपिया जो हम सिंपल सिरप प्रिपेयर करते हैं, वो जो है वो सेल्फ प्रिजर्व्ड होता है। सेल्फ प्रिजर्व का मतलब ये होता है कि इसके अंदर हमें फिर कोई एज सच प्रिजर्वेटिव्स डालने की ज़रूरत नहीं होती, मींस कि ऐसे इंग्रेडिएंट्स डालने की ज़रूरत नहीं होती कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकें। 66.7% सुक्रोज डालने से वो जो सिरप बन जाता है वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन बन जाता है। हाइपरटोनिक सोल्यूशन मींस कि ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है और सॉल्वेंट की कंसनट्रेशन कम होती है। तो क्या होता है कि उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया या वायरसेस जो हैं वो ग्रो नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 66.7% वेट इन वेट जो अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश फार्माकोपिया ये जो सिरप होता है वो सेल्फ प्रिजर्व्ड होता है। तो नेक्स्ट भी मेरे पास कुछ इस तरह के जो है वो मेरे पास क्वेश्चन मौजूद हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारे लेक्चर्स के अंदर मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि बाकी क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस करूँ, और ये वाला जो है वो पेपर जो बताया जा रहा है कि कल जो है वो लीक हुआ है, तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स के अंदर मैं मज़ीद जो है क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूँगा। और साथ में ये दुआ करूँगा कि जल्द ही आने वाला जो सेकंड पेपर होगा, एग्ज़ाम दोबारा जो होगा, डेट शीट आएगी, उसके अंदर आप कामयाब हों। अल्लाह आपका हामी नासिर। अस्सलाम वालेकुम।